नमस्कार। शब्दकोश की चुनावी चकलस में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा भाजपा कांग्रेस की। खबर का आधार भाजपा है, लेकिन कांग्रेस की उस कवायद पर तीखी नजर है। मैं बात कर रहा हूं विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश। इसके दृष्टिगत दोनों पार्टियां भाजपा कांग्रेस, और अब चूंकि आप भी जोर से मैदान में आने के प्रयास में है तो वो और फिर सपा बसपा ये सब अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा ने सबसे आगे निकलते हुए हाई पावर चुनाव प्रबंधन समिति का इस्तेमाल करना चाहिए, निर्माण कर दिया है, गठन कर दिया है, और इधर घोषणा पत्र निर्माण समिति भी बना दी है। अब इसमें खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में यहाँ की सत्ता में भाजपा को स्थापित करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती को कोई स्थान फिलहाल नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। सभी जानते हैं कि 1993 से लेकर और 2003 तक इस प्रदेश पर दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार स्थापित थी, और जिस तरह की उनकी कार्यप्रणाली थी ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई उनको सीधी टक्कर दे पाएगा। ऐसे में भाजपा के सामने एक नाम आया, तत्कालीन भोपाल सांसद सुश्री उमा भारती का। भाजपा ने इन पर दांव चला और ये फायर ब्रांड नेत्री, एक मुखर नेत्री, एक सुस्पष्ट वक्ता नेत्री, इस तरह की एक नेत्री जो हर पैमाने पर खरी उतरती थी, उन्हें स्टार प्रचारक बनाया और एक प्रकार से उनको भावी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया भाजपा ने, और सफलता भी मिली। उन्होंने वाकई में बहुत मेहनत की। उन्होंने मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र तो उन्होंने पैदल नाप दिए थे। उन्होंने इतनी फुर्ती, उतना और वाकशैली तो उनकी गजब की है ही है। उसका परिणाम ये निकला कि मध्य प्रदेश में सत्ता भाजपा की स्थापित हुई। 10 साल पुरानी कांग्रेस की दिग्विजय सरकार को उखाड़ के फेंक दिया गया। वो दिग्विजय जो उस समय कांग्रेस में अर्जुन सिंह के स्थान पर चाणक्य कहे जाने लगे थे, उन दिग्विजय सिंह को सत्ता से विस्थापित कर दिया उमाश्री भारती ने। वो उमाश्री भारती जब भाजपा के सिंहासन पर काबिज हुई, फिर हटा दी गई एक सुनियोजित रणनीति के तहत, तब से लेकर आज तक अब उमा भारती उस जगह पर नहीं आ पा रही है जिसकी वो अपने को अधिकारी मानती हैं, और उनके जो बहुत बड़ी उनकी समर्थक लॉबी है वो भी ऐसा मानती है। उमा जी के जो व्यक्तित्व उनका है, जो उनका कद है, उसके बराबर में उनको भाजपा सम्मान नहीं दे पा रही है। ये भी सब जानते हैं कि 2003 के बाद जब उनकी कुछ खटपट स्वर्गीय प्रमोद महाजन से हुई, फिर वो खटपट अडवाणी जी से भी हुई। समय के साथ साथ फिर वो मामला इतना आगे बढ़ा कि वो पद पर नहीं रह पाई मुख्यमंत्री के। शायद 11 महीने ही उनको ये मुख्यमंत्री पद का सुख मिल पाया, और तब से लेकर आज तक वो फिर जनशक्ति बनाई। जनशक्ति में भी उन्होंने भाजपा को काफ़ी चुनौतियाँ पैदा की, लेकिन बात यही है कि वो भाजपा को सत्ता से दूर नहीं कर पाई। तो एक प्रकार से उनका जो तेज है वो क्षीण होता चला गया, और आज स्थिति ये है कि हाई पावर चुनाव समिति की जो कमान है वो खैर नरेंद्र सिंह तोमर के पास पहले भी रहती आई है, सो अब भी है। लेकिन खास बात इसमें ये है, इस समिति में वे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो अभी हाल में कांग्रेस से आए हैं। इसमें वे तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत हैं जो सिंधिया के साथ में अभी अभी कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। लेकिन उमा भारती नहीं है इसमें। वो उमा भारती जिनके बगैर एक समय भाजपा अधूरी लगती थी मध्य प्रदेश में। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर भी वो अपना थोड़ा सा दखल देने लगी थी वो, लेकिन एमपी में तो बहुत क्लियर था कि एक समय ऐसा था जब लोग कहते थे कि उमा जी के बगैर भाजपा अधूरी है। लेकिन आज समिति में उमा जी का कोई स्थान फिलहाल नहीं है। अब बात करें घोषणा पत्र की, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण समिति होती है। तो इस समिति में जो कमान सौंपी गई है वो सौंपी गई है जयंत मलैया जी को। जयंत मलैया एक ऐसा नाम है जो भाजपा को लेकर बागी तेवर अपना चुके हैं, और इन्होंने अपने स्तर पर जितना भी ये कर सकते थे उतना इन्होंने नुकसान भाजपा को पहुंचाया भी है। विधानसभा चुनाव में जब राहुल का चुनाव था और इनके पुत्र सिद्धार्थ ने बाकायदा चैलेंज किया, बाद में वो राहुल फिर इधर भी आ गए। कुल मिला के बात ये हुई कि इन्होंने भाजपा की मट्टी पलीत करने में कोई कसर शेष नहीं छोड़ी थी। ऐसे जयंत मलैया को भी भाजपा ने अब समय की नजाकत भांपते हुए मना लिया है। उनकी बगावत को अब ठंडा पानी उन पर डाल दिया गया है ताकि वो
अब इस समिति की कमान उनके हाथ में है अब। और एक नाम और है प्रभात झा, जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा के रह चुके हैं। वो घर बैठे हुए थे, उनका नाम बिल्कुल मीडिया में दूर दूर तक कहीं नहीं था। ये मान गए थे कि वो अब बिल्कुल पलायन कर गए मध्य प्रदेश की राजनीति से, लेकिन उन्हें भी अब घर से उठाकर, खास इसमें ये आ रहा है कि स्वयं वी डी शर्मा उनको लेकर आए हैं मुख्य धारा में दोबारा से, और उनको इस समिति में जगह दी गई है। और इससे एक नाम, मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उमा जी की तुलना में देखिए आप कैसे कैसे नाम आ रहे हैं। कविंद्र कियावत, ये अभी हाल अपनी नौकरी से निवृत्त होकर राजनीति में आए हैं, इन्हें भी इस समिति में स्थान मिला है। मत देखिए आप, एक उमा भारती हैं और एक और ये नाम है कि वो भी जो अभी हाल राजनीति का जो अभी ककहरा सीखने जा रहे हैं वो भी समितियों में हैं, लेकिन उमा भारती दूर दूर तक नहीं है। क्यों नहीं है? उमा जी से मैं पहले भी कहा है, उमा जी देखें ना देखें बड़ी शख्सियत है, लेकिन जो उमा जी के लाखों समर्थक हैं मध्य प्रदेश में, ये कार्यक्रम खासकर उनके लिए है। दरअसल उमा जी ने जनशक्ति तो बनाई, एक सुनियोजित रणनीति का अभाव रहा और वो उस समय को कैप्चर नहीं कर पाई जो उनके अनुकूल हुआ करता था। जब उनको सत्ता से हटाया गया था तो उनके प्रति एक सिंपैथी थी मध्य प्रदेश के मतदाताओं में, खासकर महिलाओं में, लेकिन उसको वो कैश नहीं कर पाई, क्योंकि वो सब मानती थी कि जो हमने कह दिया वो सही है। उनकी समिति में जो प्रहलाद पटेल रहे, रघुनंदन शर्मा रहे, और भी ऐसे कई लोग मूर्धन्य विद्वान थे जिनको उन्होंने कभी एक अच्छे सलाहकार के रूप में उन्हें नहीं माना। यही कारण है कि वो जनशक्ति में वो प्रदर्शन नहीं कर पाई जो वो कर सकती थी। फिर भी उन्होंने पहली फाइट में ही जो शायद 4 विधायक मध्य प्रदेश में दिए थे, वो एक बड़ी कामयाबी थी। खैर पता नहीं क्यों उनको उनका धैर्य टूट गया, फिर वो भाजपा में चली गई। भाजपा में जाने के बाद फिर भाजपा ने उनको सम्मान नहीं दिया, केंद्र में मंत्री बनाया तो वो एक विभाग जैसा वो चाहती थी वो उनको नहीं मिल पाया, और उनकी निष्क्रियता ही रही शायद कि वो धीरे से उस विभाग से संट हो गई फिर। और अब वो कह रही है कि मुझे अगला लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो या तो फिर ये है कि लोकसभा का टिकट सुनिश्चित हो अभी से, वो कुछ ऐसा चाह रही हैं। और सबसे बड़ी उनकी पीड़ा ये है कि मध्य प्रदेश में उनकी सक्रियता क्यों नहीं है, जबकि सरकार निसंदेह उन्होंने स्थापित की थी। तो इसमें मैं उमा जी से कहना चाहूँगा, हालांकि राजनीतिक दृष्टि से वो जितनी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, मैं उतना अनुभव भले ही ना रखता हूँ, लेकिन जो मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है उससे मैंने यही निष्कर्ष निकाला है कि उमा जी, यदि आपने जनशक्ति में कुल मिला के जो ताकत दिखाई थी, या तो वो ताकत पे आप डटी रहती तो आपका सम्मान आज बढ़ता, या फिर आप जब भाजपा में आई थी तो जिस तरह सिंधिया जी ने अपने एक एक व्यक्ति को सेट कराया खुद के सेट होने से पहले, उस प्रकार आपको भी बार्गेनिंग करना चाहिए थी पार्टी से। होता यह कि जब आप पार्टी में होती तो फिर आपके नाम लेने वाले भी आपके साथ में होते, तो आप भले ही कुछ ना मांग पाए, वो आपके लिए मांगते रहते, तो आज आपकी गरिमा बनी रहती कि भाई वो नहीं मांग रही, उनके समर्थक मांग रहे हैं। लेकिन वो स्थिति आपने बनाई नहीं, आपका धैर्य छूटा और आप तत्काल अकेली भाजपा में चली आई। जनशक्ति का तो कार्यकर्ता आपने सड़क पर छोड़ दिया है। ये मेरा इल्जाम है उमा जी पे, ये मेरा खुला इल्जाम है उमा जी पे कि उन्होंने जनशक्ति के पूरे पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को सड़कों पे खुला छोड़ दिया मरने के लिए। भाजपा ने उनको झेला नहीं, और चूंकि उमा जी ने भी उनके लिए लॉबिंग नहीं की, वो अपना मंत्रिमंडल पाकर और वो कहना चाहिए संतुष्ट हो गई। उन्होंने कभी ये नहीं कहा भाजपा से कि ये मेरा प्रदेश का अध्यक्ष था, ये मेरा जिले का अध्यक्ष था, ये मेरा महामंत्री था, इसने मेरे लिए सत्ता छोड़ी थी, कम से कम कहीं तो उनको सेट करो। कोई नाम नहीं आया। उमा जी का अधिकांश जो फॉलोअर्स है वो इस वक्त भाजपा के भी टारगेट पर है, परेशान है, और कांग्रेस तो उसकी थी नहीं कभी। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि उमा जी अब आपकी मुट्ठी खाली है, और आपकी मुट्ठी खाली होने से आपकी अब उपेक्षा हो रही है। दूसरी बात, आपने जो अभी बीच में लोधी समाज में जो संदेश छोड़ा था कि आप फ्री हैं, आप अपना हित देखकर वोट करें, तो एक प्रकार से आपने भाजपा को चैलेंज भी कर दिया था वो कि आप अपनी जाति के लोगों को ये समझा रही हैं शायद कि अब आपको भाजपा को वोट करना अनिवार्य नहीं रह गया है। तो या तो ये भाजपा ने इसको कुछ चैलेंज में ले लिया है अब, और शायद उसने ये संतुष्टि भी कर ली है कि उनकी इस अपील से कुछ होना जाना नहीं है। क्योंकि यदि वो कुछ परिणाम ऐसे आ जाते कि उमा जी की अपील ने कुछ असर कर दिया है, तो फिर उमा जी को किसी न किसी समिति में होना चाहिए था। अध्यक्ष ना सही, स्टार प्रचारक ना सही, सदस्य तो हो सकती थी वो, किसी समिति में उनका स्थान अभी तक नहीं है। इसका मतलब ये है
कि भाजपा ने शायद उनके उस चैलेंज को भी गंभीरता से नहीं लिया है। और ये दुर्गति उनकी इसलिए है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ता को, जनशक्ति को मरने के लिए छोड़ दिया सड़कों पर। ये उनका सबसे बड़ा पाप भी है, इसे कहते हैं राजनीतिक पाप जो उन्होंने किया। और इसमें मैं बार बार कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, इसमें उन्हें सिंधिया जी से सीखना चाहिए। एक बार वो सिंधिया जी की आलोचना कर गई थी जब उनके लोगों को सेट किया जा रहा था, तब मैंने उनको तब भी टोका था, उन्हें आप कोसिए मत, वो सही रणनीति अपना रहे हैं। वो पहले अपने लोगों को ला रहे हैं, फिर वो आ रहे हैं। पहले अपने लोगों को वो अधिकार दिलवा रहे हैं, फिर वो अधिकार ले रहे हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप तो अपने लोगों को लेके ही नहीं आई, उनको सेट कहाँ से करवाती। स्थिति जी एक आपका आदमी सड़कों पर है, आपका आदमी निहत्था है, उसके हाथ में आपने हथियार दिया ही नहीं। तो स्थिति ये है उमा जी कि अब वो किसी पद पर, और खासकर मध्य प्रदेश जो उनका गृह जिला है, जो उनकी जन्मभूमि है, जहां उनको मध्य प्रदेश भाजपा की स्थापना का श्रेय मिला हुआ है, वहां उनको प्रचार तक में इस्तेमाल करने की रणनीति फिलहाल नहीं है। आगे कोई दबाव बन जाए और वो किसी सक्रियता में दिखाई देने लगे, बात अलग है। लेकिन इतने चुनाव हो गए 2003 के बाद, 8 का हो गया, फिर आपका 13 का हो गया, 18 का हो गया, फिर बीच में 2020 का उपचुनाव हो गया और अब 23 का आ रहा है। उमा जैसी नेत्री, जिनके बारे में ये कहना चाहिए कथन प्रसन्न में था कि उमा के बगैर मध्य प्रदेश भाजपा अधूरी है, वो उमा की स्थिति आज ऐसी हो गई है कि उनका कहीं अब सम्मानजनक स्थान भाजपा में दिखाई नहीं देता। और अगर ये स्थिति ऐसी बनी रही तो मैं ये भी नहीं कहता कि वो इतनी निस्तेज भी हो गई है कि उनकी निष्क्रिय होने का असर भाजपा पे नहीं पड़ेगा। असर तो पड़ेगा, भले ही वो लोधी बेल्टों में पड़े, लेकिन ये समय की दरकार है कि उमा जी को भी अब अपनी ये फूई ताकत है उसे इकट्ठा करने की आवश्यकता है। उमा जी, अगर चुनाव के समय भी अगर आपने अपने लोगों को अगर खड़ा नहीं किया तो फिर आपका भविष्य भाजपा में अब बहुत ज़्यादा उज्जवल तो नहीं है, ये दिखाई स्पष्ट दे रहा है। ये हाय है उन लोगों की जिनको आपने धोखा दिया, जिनको छोड़ के आप भाजपा में आई। और मैं तो कहता हूँ, मैं कतई नहीं चाहता कि एक महिला जो साध्वी भी है उसकी दुर्दशा ऐसी हो, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ उमा जी, आप इस सजा की हकदार हैं, आप इस दुर्दशा की स्वयं उत्तरदायी हैं और आपके साथ ऐसा होना ही चाहिए। क्योंकि जब आप जैसे लोगों के साथ में ऐसा नहीं होगा तो भविष्य में जो लोग अपने कार्यकर्ताओं की पीठ में छुरच घोंपने वाले हैं उनको सीख नहीं मिल पाएगी यदि आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो हालांकि हर ऐसे व्यक्ति के साथ में ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया तो कम से कम आपके साथ जब होता है तो आगे जो लोग पार्टी के प्रति जो विश्वासघात, बगावत, और वो तो छोटी बात हो गई, कार्यकर्ता जो बेस है हर पार्टी का, कार्यकर्ता जो प्राण है हर पार्टी का, उस कार्यकर्ता को आपने सड़कों पे छोड़ दिया उमा जी, ये आपका सबसे बड़ा पाप था। इस पाप की सजा यदि आपको मिल रही है तो फिर ये नजीर स्थापित होगी और आगे लोग अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना आपसे सीखेंगे। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज इस चुनावी चक्रलश को यहीं खत्म करूंगा। फिर चुनावी मौसम में नए नए पहलू लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।